अब हम मृच्छकटिकम के विषय में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि मृच्छकटिकम और इसके रचनाकार के बीच में क्या संबंध है और इनकी बेसिक जानकारी हमें होनी जरूरी है। इसका अध्ययन कर रहे हैं तो इसकी बेसिक जानकारी, इनकी सामान्य ज्ञान हमें होना जरूरी है। तो पूर्व में हम सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, तत्पश्चात फिर हम इसकी जो है आगे की कथा के विषय में बात करेंगे। देखिए, मृच्छकटिकम जो है इसके रचनाकार जो है शूद्रक हैं, अर्थात लेखक कौन है? शूद्रक हैं। ये हमें प्रस्तावना से ज्ञात होता है। शूद्रक का वास्तविक नाम वैसे तो देखा जाए तो शिमुख या सिमुख है। शूद्रक का समय प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व का रहा है, जैसा कि हमने आपको बता दिया था कि दूसरी या तीसरी माना गया है, किंतु आप इसको प्रथम मान लीजिए। शूद्रक की आयु 100 वर्ष और 10 दिन थी। शूद्रक शिव और पार्वती के भक्त थे, अर्थात शिव मातानुयायी होने का जो है यहाँ पर इनका दृष्टिगोचर होता है कि शिव मातानुयायी थे। जैसे महाकवि कालिदास जी भी प्रतीत होते हैं कि वे शिव मातानुयायी हैं। उनके मंगलाचरण और उनके नांदी पाठ से हमें ज्ञात होता है। ठीक है, तो उसी प्रकार शूद्रक के नांदी पाठ से भी हमें ज्ञात होता है कि ये शिव के भक्त हैं या उपासक हैं। शूद्रक की रीति वैदर्भी रीति है, चूंकि महाकवि कालिदास जी की भी वैदर्भी रीति रही है, आपको ज्ञात हो तो। ठीक है, मृच्छकटिकम काव्य प्रकरण रूपक यानी विधा के अंतर्गत आता है। तो ये मृच्छकटिकम एक नाटक नहीं, अब ये तो एक क्या है? प्रकरण है। रूपक की एक विधा है जिस विधा का नाम प्रकरण है। तो ये ध्यान रखिएगा, रूपक की द्वितीय विधा होती है। प्रथम विधा नाटक होती है और द्वितीय विधा प्रकरण होती है। मृच्छकटिकम कुल 10 अंकों का एक प्रकरण है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बता दिया था। मृच्छकटिकम के मंगलाचरण में शिव जी को नमस्कार किया गया है। मृच्छकटिकम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक एवं कथा वस्तु निर्देशात्मक है। इसका मंगलाचरण कौन सा है? आशीर्वादात्मक एवं कथा वस्तु निर्देशात्मक है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। मृच्छकटिकम का मंगलाचरण आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक है। मृच्छकटिकम का अंगिरस श्रृंगार रस है। मृच्छकटिकम का उपजीव्य भास्कृत दरिद्र चारुदत्त है। दरिद्र चारुदत्त है और उपजीव्य कौन सा है? भास के द्वारा जो रचित है दरिद्र चारुदत्त, ये उसका उपजीव्य काव्य है या वहीं से इसको ग्रहण किया गया है या लिया गया है, उसी का एक भाग है। ठीक है, मृच्छकटिकम में कुल 380 श्लोक हैं। मृच्छकटिकम का नायक चारुदत्त तथा धीर प्रशांत है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि मृच्छकटिकम के जो नायक हैं वो चारुदत्त हैं, जो कि दिव्य गुणों से विद्यमान है। इनके अंदर जो है बहुत अच्छे गुण हैं, इसलिए इनकी ओर वेश्या जो होती है वसंत सेना वो आकृष्ट हो जाती है उनके गुणों पर। ठीक है, उनके गुणों को देखते हुए। मृच्छकटिकम की नायिका 2 हैं, एक तो कुलजा जो कुलीन है, दूता होती है वो, दूसरी वेश्या अर्थात गणिका जो वसंत सेना अर्थात प्रगल्भा नायिका होती है। इसको हम प्रगल्भा नायिका बोलते हैं। ठीक है, मृच्छकटिकम का प्रतिनायक शकार है जो कि संस्थापक है। शकार आपको ध्यान हो तो हम आपको बता देते हैं, शकार जो है ये इसका प्रतिनायक होता है। प्रतिनायक वो होता है जो एक नेगेटिव भूमिका नेगेटिव रोल निभाता है। कोई भी रंगमंचन पर जो नेगेटिव रोल निभाता है उसको अदा करता है वो प्रतिनायक होता है। और शकार यहाँ पर एक राजा है, पालक। पालक के साला है, मतलब पालक जो राजा है वहाँ, तो उन्होंने एक रखेल रखी हुई है, उस रखेल का भाई होता है ये शकार, अर्थात उस पालक राजा का साला होता है और साला भी होता है तथा ये वहाँ का एक संस्थापक उनके ही राज्य का, अर्थात पालक इनको वहाँ का संस्थापक नियुक्त कर देते हैं, इसलिए ये साला भी होता है पालक का और दूसरा संस्थापक भी होता है वहाँ का। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम का अर्थ मिट्टी की गाड़ी है, यानी कि अगर हम इसका नाम लें या इसका हिंदी में अर्थ जाने तो वो होता है मिट्टी की गाड़ी। मृच्छ का मतलब होता है मिट्टी और कटिकम का मतलब होता है गाड़ी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आप नोट कर लीजिए मृच्छकटिकम का मतलब क्या है और शकार कौन है। ठीक है, नायिका कौन है, नायक कौन है, तो आप शॉर्ट नोट्स आप इनके प्रिपेयर कर लीजिए। आपको कथा वैसे ही शॉर्ट शॉर्ट चीज़ों से जो समरी आप बना रहे हो उनसे ध्यान में रहेगी, आपको पूरी कथा लिखने की तो आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मृच्छकटिकम की पात्र संख्या
देखा जाए तो पुरुष पात्र संख्या 24 है और स्त्री पात्र संख्या 8 है। तो इस प्रकार से सूत्रधार और नटी को छोड़ करके 30 पात्र माने जाते हैं। चूंकि नटी और सूत्रधार पूर्व में ही इनका मंचन हो जाता है, ठीक है, तो इनको गिना नहीं गया है। इनको छोड़ देने के बाद इसमें 30 जो है पात्र होते हैं, जिसमें 24 तो पुरुष होते हैं, पुरुष पात्र होते हैं और 8 स्त्री पात्र होती हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, मृच्छकटिकम में हमने आपको बताया कि इसके मूलतः 10 अंक हैं, 10 अंक हैं और इन 10 अंकों के क्या नाम है, किस प्रकार से हैं, वो जान लेते हैं। देखिए, प्रथम जो अंक है वो है अलंकार न्यास, यानी कि न्यास के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कुल 58 श्लोक हैं। द्वितीय अंक द्युतकार संवाहक के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें टोटल 20 श्लोक हैं। तृतीय अंक संधि छेद, यानी कि इसमें संधि का कार्य लगाया जाता है। यह संधि जो है अर्थात सेंध लगाने का कार्य किया जाता है। जो चारुदत्त होते हैं वो चारुदत्त के यहाँ पर सेंध लगाया जाता है शर्विलक के द्वारा। शर्विलक मदनिका का प्रेमी होता है और मदनिका वसंत सेना की एक दासी होती है। जो शर्विलक होता है वो चारुदत्त के यहाँ पर सेंध लगाने का कार्य करता है तृतीय अंक में, और इसमें 30 श्लोक होते हैं। चतुर्थ अंक में मदनिका यानी शार्वलिक के नाम से ये जो है अंक प्रसिद्ध है, इसमें 33 श्लोक होते हैं। पंचम अंक दुर्दिन के नाम से प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसमें कुल 52 श्लोक होते हैं। षष्ठम अंक जो है वो प्रवहण विपर्यय के नाम से प्रसिद्ध है, यानी कि ये इसका नाम है, और इसमें 27 अंक होते हैं। नेक्स्ट जो 7वां अंक है वो है आर्य का अपहरण। आर्य का अपहरण नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें कुल 9 श्लोक होते हैं और सबसे कम श्लोक जो हैं इस आर्य का अपहरण यानी कि सप्तम अंक में ही देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा अष्टम अंक है, जिसमें वसंत सेना मोचक इसका प्रमुख जो है विषय है या नाम है, और इसमें कुल 47 श्लोक होते हैं। नवम अंक में न्यायालय, अर्थात ये व्यवहार पर उचित होता है, और इसमें न्यायालय का जो है निर्णय सुनाया जाता है चारुदत्त को। तो इस प्रकार से इसमें 43 श्लोक होते हैं। और दशम जो अंक है इसमें संहार या उपसंहार होता है, ठीक है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं एक निष्कर्ष होता है। तो इसमें कुल 61 श्लोक होते हैं। तो ये टोटल अगर हम बात करें पूरे मृच्छकटिकम के 10 अंकों के श्लोकों की, तो इसमें कुल 380 श्लोक होते हैं, जो कि हमने आपको पूर्व में बताया था, ठीक है। इस प्रकार से इसके 380 श्लोक होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चारुदत्त जो है उज्जैनी के रहने वाले गरीब ब्राह्मण हैं। कौन है? चारुदत्त, जो कहाँ के हैं? उज्जैनी के गरीब ब्राह्मण के नाम से इसमें इनका पात्र है, ठीक है। चारुदत्त जन्म से ब्राह्मण है, परंतु कर्म से सार्थवाह यानी एक व्यापारी हैं। तो काम तो ये एक व्यापारी का करते हैं, किंतु अगर जन्म से देखा जाए तो ये एक ब्राह्मण है। तो इसीलिए तो पूर्व में हमने आपको बताया था कि ये एक द्विज हैं और इस प्रकार से ये एक व्यापारी की भूमिका भी अदा करते हैं, मतलब कि एक व्यापारी का कार्य करते हैं और बहुत ही गरीब है। नेक्स्ट है वसंत सेना, जो उज्जैनी की एक प्रसिद्ध गणिका होती है, ठीक है, और बहुत ही जो है अर्थ संपत्ति इसके पास में होती है। नेक्स्ट है मृच्छकटिकम में चारुदत्त और वसंत सेना के पारस्परिक प्रेम का वर्णन है। जैसा कि हमने आपको पूर्व में बता दिया था कि इसमें चारुदत्त और वसंत सेना का प्रणय उल्लिखित हुआ है मृच्छकटिकम में, यह प्रणय की कथा है, ठीक है। नेक्स्ट है दूता चारुदत्त की विवाहित पत्नी थी। दूता एक जो दूसरी नायिका है, हमने आपको पूर्व में बताया था कि इसमें 2 नायिका है। एक तो दूता होती है जो कुलजा यानी कि कुलीन होती है, कुलीन वधु होती है, और दूसरी होती है वसंत सेना जो एक वेश्या होती है, यह गणिका जिसको हम बोलते हैं। तो ये 2 नायिकाएं होती है, और ये दूता जो होती है ये चारुदत्त की विवाहित पत्नी होती है। तो हमने आपको पूर्व में बताया था कि चारुदत्त की का विवाह पहले से ही हो रहा होता है, तो वो दूता से हो रहता है, और इसके एक पुत्र होता है रोहसेन, ठीक है।
तो वैसे देखा जाए तो रोहसेन की घटना के आधार पर ही इसका नाम रखा गया है मृच्छकटिकम। हालांकि इसमें चारुदत्त तथा वसंत सेना के प्रणय का विवरण मिलता है, किंतु ये चारुदत्त के पुत्र जो रोहसेन है उसके एक खेल की गाड़ी के आधार पर इसका नाम रखा गया है। देखिए नेक्स्ट है, चारुदत्त और दूता के बच्चे का नाम रोहसेन है और मृच्छकटिकम का विदूषक जो है मैत्रेय है। तो ये ध्यान रखिएगा कि मैत्रेय, आपको ध्यान होगा कि हमने इसके पूर्व में भी 2 नाटकों का अध्ययन किया है, वहां पर भी हमें विदूषक की भूमिका देखने को मिली है। अब जो विदूषक होता है वो राजा का एक तरीके से मित्र होता है, ठीक है, और यहाँ पर विदूषक का नाम मैत्रेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, मृच्छकटिकम में चारुदत्त का परम मित्र विदूषक मैत्रेय है और चूंकि हमने आपको बताया था जो नायक है, नायक यहाँ पर कौन है? चारुदत्त। तो नायक का परम जो मित्र होता है वो होता है विदूषक और यहाँ पर विदूषक का नाम मैत्रेय है। तो इस चीज को ध्यान रखिएगा, नायक चारुदत्त है और उनके मित्र विदूषक है जिनका नाम मैत्रेय है। नेक्स्ट, शकार राजा पालक का साला होता है तथा वसंत सेना से एक तरफा प्रेम करने वाला होता है। अब जो वसंत सेना है, ये वसंत सेना एक गणिका होती है या वसंत सेना एक गणिका होती है। देखिए तो ये क्या है ना, ये चारुदत्त से प्रेम करती है, चारुदत्त की ओर आकर्षित है क्योंकि उसमें अच्छे गुण विद्यमान है, उसका व्यवहार बहुत अच्छा है और वो दिल से उसको चाहती है, हृदय से उसको चाहती है। किंतु वो जो साला है, पालक का साला जिसका नाम शकार होता है, वो उससे कदापि प्रेम नहीं करती है, ठीक है। परंतु साला जो होता है उसका, पालक का साला था शकार, उससे एक तरफा प्रेम करता है, किंतु वसंत सेना उससे प्रेम नहीं करती, वो चारुदत्त से प्रेम करती है, ठीक है। एक शर्विलक होता है इसमें, शर्विलक जो चोरी के कार्य में निपुण है तथा ब्राह्मण एवं वसंत सेना की कीर्त दासी मदनिका का एक प्रेमी है। इसकी एक दासी होती है मदनिका, मदनिका का प्रेमी होता है शर्विलक और दासी किसकी होती है? वसंत सेना। तो वसंत सेना की दासी का नाम मदनिका है और मदनिका के प्रेमी का नाम शर्विलक है। उम्मीद करते हैं कि आप इनको छोटे छोटे पॉइंट में नोट कर रहे होंगे। अगर आप इनको नोट कर लेते हैं तो पूरी कथा आप ही बना सकते हैं कि कौन किससे संबंध है। आपको कथा तो पूरी लिखने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी मृच्छकटिकम में, ठीक है। तो आपको सिर्फ मेन पता होनी चाहिए कि शर्विलक कौन है, ठीक है, और चारुदत्त कौन है, वसंत सेना कौन है, धूता कौन है, मैत्रेय कौन है, विदूषक कौन है तथा इसका जो शकार है वो कौन है। तो इस चीजों का ध्यान आपको रखना है। संवाहक चारुदत्त का पूर्व भृत्य होता है जो जुए में सब कुछ हार कर बौद्ध भिक्षु बन जाता है। कौन? संवाहक चारुदत्त। जो संवाहक होता है वो चारुदत्त का भृत्य होता है, तो परंतु वो जुए में सब कुछ हार चुका होता है, एक जुहारी होता है, तो वो हार करके एक बौद्ध भिक्षु बन जाता है। नेक्स्ट है, चारुदत्त के मित्र जूर्णवृद्ध द्वारा दिया गया शाल मैत्रेय लेकर आता है। चारुदत्त का मित्र है जूर्णवृद्ध, ये जूर्णवृद्ध द्वारा दिया गया जो एक शाल है उसको मैत्रेय लेकर आता है। और मैत्रेय हमने आपको बताया कि विदूषक है जो चारुदत्त का मित्र होता है, परम मित्र होता है। नेक्स्ट है मैत्रेय। मैत्रेय मातृवली देने चौराहे पर रदनिका, और यानी कि रदनिका चारुदत्त की दासी है, इसके साथ जाता है और इसलिए वो डरता है। तो आपको सिर्फ यहाँ पर इतना ही ध्यान रखना है कि जो रदनिका है वो चारुदत्त की एक दासी होती है। नेक्स्ट, विट और चेट के साथ शकार द्वारा पीछा किए जाने पर वसंत सेना चारुदत्त के घर में छिप जाती है। जो वसंत सेना होती है वो चारुदत्त के घर में छिप जाती है जब विट और चेट एक जो होते हैं वो शकार के साथ में कार्य करते हैं, शकार के साथ में रहते हैं। अब शकार हमने आपको पूर्व में बता दिया था कि ये एक प्रतिनायक होता है इस प्रकरण के अंतर्गत, यानी कि ये एक नेगेटिव रोल जो है प्ले करता है इस प्रकरण में। और ये जो शकार है पालक, यानी पालक जो राजा है, पालक राजा, उनकी रखेल का भाई है, उन्होंने रखेल रखी हुई है तो उसका भाई होता है, अर्थात ये पालक राजा का शाला होता है। तो ये विट और चेट के साथ में वसंत सेना का पीछा करता है। ऐसे में वसंत सेना चारुदत्त के घर में छिप जाती है और चारुदत्त, चूंकि चारुदत्त से वसंत सेना प्रेम करती है, ठीक है। तो रात में शकार रदनिका को वसंत सेना समझकर पकड़ लेता है तथा
तब मैत्रेयी शकार को मारने दौड़ता है। अब वहाँ पर हमने आपको बताया जो चारुदत्त है, चारुदत्त के घर में ऑब्वियसली रजनिका होगी, क्योंकि रजनिका उसकी दासी है, ठीक है। तो इस प्रकार से वसंत सेना उसको समझ करके शकार क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। अब जब अंधेरे में ध्वनि होगी, पकड़ने की आवाज़ आएंगी, तो उसका मित्र मैत्रेयी वहाँ पर मौजूद होता है चारुदत्त का, वो शकार को मारने के लिए आगे दौड़ता है। तो इस प्रकार की घटना घटित होती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वसंत सेना अपने आभूषण चारुदत्त को के घर में रख देती है, यानी कि वो जो आभूषण उसने धारण किए हुए हैं वसंत सेना ने, तो वो अपने आभूषणों को खोल करके चारुदत्त के घर में रख देती है। वसंत सेना के हाथी का नाम खुंड मोदक है, ठीक है। चारुदत्त को रेभिल का संगीत अत्यंत पसंद है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आप चाहे तो उनको ध्यान भी रख सकते हैं, अदरवाइज कोई बात नहीं है, ठीक है। चारुदत्त के घर में वसंत सेना के रखे हुए गहने शार्विलक चुरा लेता है। शार्विलक चूंकि वसंत सेना की एक दासी होती है मदनिका, उसका प्रेमी होता है, ठीक है, कीर्ति दासी होती है वो। शार्विलक अपनी प्रेयसी मदनिका को गुलामी की जंजीर से छुड़ाने के लिए आभूषण चुराता है, यानी कि जैसा हमने आपको बताया कि उसने आभूषण चुराए हैं, तो उसकी प्रेयसी है मदनिका, तो उसको वो गुलामी से जो है मुक्त कर ले, इस वजह से उसने आभूषण चुराए हैं। किनके? वसंत सेना के, जहां पर वो दासी है, मदनिका दासी है, ठीक है। दूरता अपने पति को चोरी के कलंक से बचाने के लिए वसंत सेना के पास रत्नावली नामक आभूषण भेजती है। दूता जो होती है, दूता आपको पता है, हमने आपको पूर्व में बताया था, दूता चारुदत्त की विवाहित स्त्री होती है, यानी कि विवाहित पत्नी होती है। तो ये अपने पति को चोरी के कलंक से बचाने के लिए वसंत सेना के पास रत्नावली नामक आभूषण भेजती है। अब जो है चारुदत्त, उन पर एक चोरी का कलंक लग जाता है कि आभूषण जो है चारुदत्त ने चुराया है, तो इस प्रकार का। तो उसमें दूता अपने पति को चोरी के कलंक से बचाने के लिए ये कार्य करती है। नेक्स्ट है, राजा पालक द्वारा आर्य को बंदी बना लिया जाता है और वसंत सेना दूता के आभूषण मैत्रेयी के द्वारा वापस कर देती है। जो वसंत सेना होती है, जब वो रत्नावली नामक आभूषण भेजती है, तो वो दूता के आभूषण को मैत्रेयी जो होता है विदूषक, उसके माध्यम से वापस भेज देती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चारुदत्त वसंत सेना को पुष्पकरंडक नामक बगीचे में बुलवाता है। अब जो है ना, मेन जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि जो चारुदत्त है वो नायक है और नायिका वसंत सेना है। तो चारुदत्त वसंत सेना को बुला रहा है पुष्पकरंडक नामक बगीचे में, ठीक है। वहां पर रोहसेन सोने की गाड़ी के लिए रोता है। आर्यक राजा पालक की कैद से भाग जाता है, जो कि पूर्व में पकड़ लिया गया था। फिर वसंत सेना भूलकर शकार की गाड़ी पर बैठ जाती है। जो वसंत सेना है वो भूल जाती है और वो शकार जो होता है ना, शकार जो प्रतिनायक है, उसकी गाड़ी में बैठ जाती है भूल करके, और शकार के प्रणय वचन को ठुकराने के कारण वसंत सेना का गला दबा देता है। जो शकार होता है प्रतिनायक, वो वसंत सेना का गला दबा देता है उसके प्रणय को ठुकरा देने के कारण, जिससे वसंत सेना मूर्छित हो जाती है। वसंत सेना की हत्या का आरोप चारुदत्त पर लगाकर न्यायालय में मुकदमा करता है। कौन? शकार, जो कि प्रतिनायक है, ठीक है। तो वो चारुदत्त पर यह मुकदमा कर देता है कि उसकी जो है वसंत सेना की हत्या चारुदत्त ने की है। इस प्रकार से न्यायालय में उसके खिलाफ मुकदमा चलाया जाता है। वसंत सेना की रक्षा बौद्ध भिक्षु संवाहक करता है, जो कि हमने आपको पूर्व में बताया था, जो कि एक जुआरी होता है और ये जुए में अपना जो है हार जाता है जुए में, तो फिर ये बौद्ध भिक्षु बन जाता है, ठीक है, संवाहक। नेक्स्ट है, चारुदत्त पर अभियोग चलाता है। चारुदत्त पर अभियोग चलाता है कौन? जो है शकार। तो इस प्रकार से यहाँ पर उसको मुकदमा चलाया जाता है चारुदत्त के प्रति न्यायालय में। विदूषक के पास वसंत सेना के आभूषण होते हैं। आभूषण मिलने के कारण चारुदत्त को फांसी का दंड दिया जाता है। चारुदत्त के समय भिक्षु वसंत सेना को लेकर आता है, क्योंकि जो हमने आपको बताया वो भिक्षु हो जाता है, एक बौद्ध भिक्षु हो जाता है।
तो चारुदत्त की फांसी के समय जब चारुदत्त को फांसी लगने वाली होती है न्यायालय में, तो भिक्षु वसंत सेना को लेकर आता है न्यायालय में। वहां पर शकार वध्य स्थल को इसलिए भगा देता है क्योंकि वसंत सेना की हत्या का आरोप झूठा था। चूंकि वसंत सेना की तो मृत्यु हुई नहीं अभी, अब जब चूंकि वसंत सेना ही न्यायालय में आ जाएंगी तो सबको पता चल जाएगा कि वसंत सेना का जो आरोप लगाया गया था मृत्यु का, वो झूठा था। ठीक है, तो वहां से उसको भगा देता है, किसको? वध्य स्थल को। माफी चाहते हैं, वो भगा नहीं देता, वो खुद भाग जाता है, मतलब डर के कारण, भय के कारण। ठीक है, नेक्स्ट है पालक। पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाता है इधर, चूंकि आपको पता है कि राजा कौन था? पालक। तो इधर पालक की मृत्यु हो जाती है और पालक को मारकर राजा आर्यक बन जाता है। फांसी की सजा शकार को सुनाई जाती है। ठीक है, जो शकार है उसका साला, उसको सुनाई जाती है। इधर मृच्छकटिकम में 7 प्राकृतों का प्रयोग होता है। प्राकृत का मतलब होती है भाषाएं या शैलियां, जैसे कि सौरसैनी, अवंतिका, प्राच्या, मागधी, शकारी, चंडोली या चांडाली और ढक्की इत्यादि प्राकृत भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। 7 मृच्छकटिकम में 7 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसलिए वैसे देखा जाए तो इसका जो साला होता है पालक का, उसका नाम सकार होता है, किंतु इसकी भाषा जो है दूसरी भाषा बोलता है, तो ये सकार नहीं शकार के नाम से प्रसिद्ध हो जाता है। ठीक है, तो इस स को श आदेश हो जाता है इस प्रकार से। इसमें 6 पात्र संस्कृत भाषा बोलते हैं, जिसमें चारुदत्त, आर्यक, शर्विलक, विट्ठ, सूत्रधार और अधिकरणिक, ये 6 लोग ऐसे हैं, ये 6 पात्र ऐसे हैं जो संस्कृत भाषा बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान हो गया कि नायक जो है चारुदत्त, वो भी संस्कृत भाषा का प्रयोग करते हैं। जुआ खेलने वालों में प्रमुख सबिक है और राजा पालक की रखेल शकार की बहन होती है। ठीक है, तो जैसा हमने आपको पूर्व में बताया था कि पालक जो राजा है ये एक रखेल रखते हैं, तो इस रखेल का भाई होता है शकार। मृच्छकटिकम के अनुसार चोरी के देवता कार्तिकेय हैं, चोरों के गुरु कनक शक्ति, देवव्रत, ब्राह्मण्य देव और बांस का नंदी है। ठीक है, ये आपको ध्यान आप चाहे तो रख सकते हैं, अच्छी बातें रखे तो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। परंतु आपको ये जो है मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है कि नायक कौन है, प्रतिनायक कौन है और नायिका कौन है, कितने प्रकार की नायिकाएं हैं, कितने नायक हैं, या फिर यहाँ का राजा कौन है, राजा की जो रखेल है उसका भाई कौन है। तो ये मेन चीज़ें ध्यान में रखनी है। क्या घटना घटित होती है वो ज़्यादा ध्यान रखने योग्य बातें हैं। ठीक है, नेक्स्ट है शैविलक के गुरु योगाचार्य हैं और योग रचना नामक द्रव्य लगाने से कोई देख नहीं पाता है इसको। तो इस प्रकार से हमने इस कथा में क्या क्या घटनाएं घटित होती है उसके विषय में हम जानेंगे। और ये अभी हमने जाना है कि कौन क्या है, किसका संबंध किससे है। ठीक है, तो पात्रों के विषय में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है और कौन नायक है, कौन नायिका है इत्यादि की हमें जानकारी प्राप्त हो गई है। अब हम बढ़ेंगे अंकों की ओर। जैसा हमने आपको बताया कि मृच्छकटिकम में 10 अंक हैं, ये एक प्रकरण है और इन 10 अंकों में कौन कौन सी और क्या क्या मुख्य मुख्य घटनाएं होती है आप एक समरी बना लीजिए, एक नोट्स बना लीजिएगा इसका। ठीक है, तो ध्यान भी रहेगा। प्रथम अंक जो होता है इसमें मूलतः चारुदत्त की दरिद्रता का मार्मिक चित्रण किया गया है शूद्रक द्वारा। विट्ठ और चेट सहित शकार द्वारा वसंत सेना का पीछा किया गया है, जैसा कि हमने आपको पूर्व में बताया था कि ये शकार जो है वसंत सेना का पीछा करता है और ऐसे में वसंत सेना चारुदत्त के घर पे छिप जाती है और वहीं पर अपने आभूषणों को उतार देती है। ठीक है, नेक्स्ट अंधकार का लाभ उठाकर वसंत सेना का चारुदत्त के घर में छिपना, अंधकार का लाभ उठाकर वसंत सेना का चारुदत्त के घर में छिपना तथा अपने आभूषणों को न्यास के रूप में चारुदत्त के घर में छोड़ जाना। न्यास का मतलब होता है धरोहर। तो वो वहां पर छिपती है तो वो अंधेरे का जो है फायदा उठा करके वहां छिप जाती है, किंतु जो उसने आभूषण पहन रखे हैं वसंत सेना ने उनको वो चारुदत्त के घर में एक न्यास के रूप में छोड़ जाती है।
ये प्रथम अंक की घटनाएं। द्वितीय अंक में एक संवाहक जो होता है, एक जुआरी, तो ये वसंत सेना के पास जाना तथा उसे वसंत सेना द्वारा ऋण मुक्त कराना, इसका कार्य करता है। जुआरी संवाहक का बौद्ध भिक्षु बन जाता है। जुआरी संवाहक बौद्ध भिक्षु बन जाता है और वसंत सेना के हाथी द्वारा संवाहक पर आक्रमण तथा सेवक द्वारा संवाहक की रक्षा करना, ये कार्य होता है। ठीक है। चारुदत्त उस सेवक को पुरस्कार के रूप में अपनी बहुमूल्य चादर दे देता है। किसको? सेवक को। किसके रूप में? पुरस्कार के रूप में। और चादर दे देता है, एक बहुमूल्य चादर होती है। नेक्स्ट तृतीय अंक में चारुदत्त के घर में सेंध लगाकर शर्विलक द्वारा वसंत सेना के आभूषणों को चुराना इत्यादि का इसमें वर्णन है। अब यहाँ पर एक चीज जो आपको ध्यान में रखनी है, सेंध लगाने का कार्य हमने आपको बताया था तृतीय अंक में होता है, जिसका नाम ही सेंध है, यह संधि है। ठीक है। तो सेंध लगाने का कार्य कौन करता है? शर्विलक। शर्विलक चूंकि मदनिका का प्रेमी है और मदनिका वसंत सेना की एक दासी होती है, कीर्ति दासी होती है। तो ये जो शर्विलक है, ये चारुदत्त के घर पे जहाँ पर आभूषण छिपे हुए हैं, न्यास के रूप में वसंत सेना ने रखे हुए हैं, उनको चुरा लेता है वहां से। ठीक है। तो उसको बोलते हैं सेंध लगाना। चोरी हुई आभूषणों के बदले में चारुदत्त की पत्नी धूता द्वारा अपनी बहुमूल्य रत्नमाला का दिया जाना। तो इस प्रकार से जो आपको ध्यान रखना है कि आपको ध्यान रखने वाली बात जो है वो ये है कि तृतीय जो अंक है, ये सेंध लगाने का इसमें काम होता है, जो शर्विलक द्वारा लगाया जाता है। जो आभूषण वहां पर न्यास के रूप में वसंत सेना छोड़कर चली गई थी, उनको चोरी कर लेता है और ये चोरी का आरोप चारुदत्त पर लग जाता है। और इस आरोप से बचाने के लिए उसकी पत्नी दूता रत्नमाला भिजवा देती है वसंत सेना के यहाँ पर। ठीक है। चतुर्थ अंक में क्या होता है? चतुर्थ अंक में शर्विलक द्वारा चोरी के आभूषणों से अपनी प्रेयसी मदनिका को वसंत सेना के घर से मुक्त कराना तथा वधु के रूप में स्वीकार करना होता है। अब जो है ना चतुर्थ अंक, इसका नाम हमने आपको बताया था मदनिका तथा शर्विलक है इसका नाम। तो इसमें क्या होता है? मदनिका और शर्विलक का प्रणय होता है, क्योंकि वो उसको दासता से मुक्त करवा देता है शर्विलक, जो कि दासी होती है वसंत सेना की। ये कार्य होता है इसमें। ठीक है। दोनों का प्रणय हो जाता है। शर्विलक द्वारा अपनी बंदी मित्र आर्य को छुड़ाने के लिए जाना। ठीक है। रत्नमाला लेकर गए विदूषक द्वारा वसंत सेना के विशाल भवन का अवलोकन करने का वर्णन। जो विदूषक होता है चारुदत्त का मित्र, परम मित्र, तो वो रत्नमाला लेकर जाता है, दूता की रत्नमाला लेकर के जाता है, जो कि दूता चारुदत्त की पत्नी है। तो वो रत्नमाला लेकर के वसंत सेना को देने जाता है ताकि वो अपने पति को इस चोरी के जंजाल से छुड़ा सकें। तो इससे वहां पर जो है विदूषक उसका अवलोकन कर पाता है वसंत सेना के भवन का। तो इसका इसमें चतुर्थ अंक में वर्णन है। पंचम अंक में वसंत सेना द्वारा चारुदत्त के घर में रात बिताने का वर्णन है और वर्षा ऋतु का वर्णन है। ठीक है। पांचवें अंक में वसंत सेना द्वारा। तो इस प्रकार से पंचम अंक में सिर्फ आपको दो ही चीज़ों का ध्यान रखना है कि जो वसंत सेना होती है वो चारुदत्त के घर में रात बिताती है और वहां पर फिर वर्षा ऋतु का भी वर्णन किया गया है पंचम अंक में। षष्ठम अंक में रोहसेन द्वारा सोने की गाड़ी से खेलने की जिद करना, जबकि दासी रदनिका मिट्टी की गाड़ी देती है। तो रदनिका आपको पता है चारुदत्त की एक दासी है। अब वहाँ पर रोहसेन जो बालक है चारुदत्त का, तो वहाँ पर वो सोने की गाड़ी से खेलने के लिए जिद करता है। चूँकि उसका एक पड़ोसी जो होता है धनाढ़ व्यक्ति होता है और उसका बच्चा जो होता है सोने की गाड़ी से खेल रहा होता है, तो उसको देखते हुए रोहसेन भी सोने की गाड़ी की मांग करता है। ऐसे में दासी रदनिका जो होती है मिट्टी की गाड़ी दे देती है, परंतु फिर भी वो नहीं मानता है। उस समय वसंत सेना अपने आभूषणों से गाड़ी भर देती है। ऐसा वर्णन इसमें देखने को मिलता है, यह वर्णन किया गया है। जो वसंत सेना होती है वो वसंत सेना अपने आभूषणों से उसकी मिट्टी की गाड़ी को भर देती है। ठीक है। ब्रह्मवश वसंत सेना की गाड़ी के बदलने का वर्णन इसमें दिया गया है। सिपाही चंदनक द्वारा बंदी आर्य को अभयदान का दर्शन किया गया है। जो आर्य होता है जो पकड़ लिया जाता है उसको अभयदान दे दिया जाता है, उसको बंदी बनाया हुआ होता है तो उसको अभयदान मिल जाता है, यानी कि उसको फांसी नहीं दी जाती। फिर ये षष्ठम अंक की घटना है।
सप्तम अंक में आर्यक का चारुदत्त के पास पुष्पकर दंडक उद्यान में जाना और चारुदत्त द्वारा आर्यक के बंधक को कटवाने का वर्णन है इसमें। ठीक है। अष्टम अंक में शकार द्वारा पुष्पकरंडक उद्यान में गला घोटना वसंत सेना को मृत समझकर शकार द्वारा चारुदत्त पर झूठा अभियोग चलाने का ये कार्य होता है, और ये अभियोग चलाने का लिए न्यायालय जाने का वर्णन इसमें प्राप्त होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो पुष्पकर वंडक में पहुंचते हैं, ये सप्तम अंक में पहुंचते हैं। ठीक है। और उस पुष्पकरंडक उद्यान में जो वसंत सेना है वो भूल करके शकार की गाड़ी में बैठ जाती है, और वहां पर वो उससे को प्रणय निवेदन करता है। तो ऐसे में वसंत सेना उसको ठुकरा देती है, चूंकि वो उससे प्रेम नहीं करती है। तो फिर शकार उसका गला घोट देता है, मतलब कि उसको गला दबा देता है। ऐसे में वो मूर्छित तो जाती है, और शकार उसको मृत समझ करके क्या करता है, वो न्यायालय में एक अभियोग चला देता है चारुदत्त के खिलाफ कि इसने जो है वसंत सेना की मृत्यु कर दी, जबकि उसको पता नहीं है कि इसकी मृत्यु अभी नहीं हुई है, ये तो मूर्छित हुई है। ठीक है। इस प्रकार से तो वसंत सेना का उपचार हेतु बौद्ध भिक्षु बौद्ध विहार ले जाता है। इसका वर्णन इसी में मिल जाता है 8वें अंक में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नवम अंक में अपने पक्ष में निर्णय के लिए शकार न्यायाधीश को धमकी देता है। इसका सम्यक वर्णन इसमें मिलता है 9वें अंक में। ठीक है। यानी कि जो वहां पर मुकदमा चलाया जाता है, तो जो शकार होता है प्रतिनायक, वो धमकी दे देता है, न्यायालय को भी वो धमकी दे देता है कि मेरे पक्ष में निर्णय किया जाए। इसका वर्णन 9वें अंक में देखने को मिलता है। वसंत सेना की माता द्वारा दी गई गवाही का वर्णन यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है। वसंत सेना की माता है, उसकी गवाही दी जाती है न्यायालय में, और विदूषक के पास वसंत सेना के आभूषणों के मिलने तथा चारुदत्त को फांसी की सजा का वर्णन इसमें दिया गया है। विदूषक जो होता है उसके पास से वसंत सेना के आभूषण मिल जाते हैं। ठीक है। यानी कि होता यह है कि वो आभूषण जो है विदूषक देने जा रहा होता है वसंत सेना को, परंतु उसको जब खबर मिलती है कि चारुदत्त जो है उस पर अभियोग चल रहा है न्यायालय में, तो वो गहने देने से पूर्व वो मतलब गहने देने नहीं जाता, और वो क्या करता है, वहां पर न्यायालय में पहुंच जाता है। तो न्यायालय में जो शकार होता है या उसका कोई जो है शकार का साथी होता है, तो उसको एक जो है धक्का लगाता है। उस धक्के में जो कंबल में गहने रखे हुए होते हैं आभूषण, वो गिर जाते हैं नीचे। इससे ये सिद्ध हो जाता है कि जो है चोरी जो है चारुदत्त ने ही की है, क्योंकि इसके घर से ही आभूषणों की प्राप्ति हुई है। तो इस प्रकार उसको फांसी की सजा दे दी जाती है। नवम मतलब कि सजा का आदेश दे दिया जाता है 9वें अंक में। 10वें अंक में पालक को मारकर आर्य के राजा बनने तथा चारुदत्त को फांसी से मुक्ति का वर्णन किया गया है। चूंकि हमने आपको पूर्व में बताया था कि जो पालक है उसकी मृत्यु हो जाती है दूसरी तरफ, और वहां पर आर्य है वो राजा बन जाता है। ठीक है। 9वें अंक में ये होता है वसंत सेना जो होती है, वसंत सेना को वधु पद प्राप्त होने का इसमें वर्णन किया गया है, और वो वधु बन जाती है। तो इस प्रकार से चारुदत्त के ऊपर 2 प्रकार के अभियोग चलाए जाते हैं, तो आभूषणों की चोरी का, और दूसरा है कि वसंत सेना की मृत्यु का। तो ऐसा में ये होता है कि उसको जब आदेश दे दिया जाता है 9वें अंक में, तो वहां पर ये होता है कि जब उसको फांसी देनी जानी होती है चारुदत्त को, तो उसी समय वो एक बौद्ध भिक्षु वहां पर वसंत सेना के साथ में उपस्थित हो जाता है, और उसे वसंत सेना को जो है न्यायालय जीवित देख करके उसे मुक्त कर देते हैं चारुदत्त को। और उसी समय उधर से राज्य सत्ता का परिवर्तन होता है कि जो पालक है उसकी मृत्यु हो गई है, और वहां पर राजा आर्यक बन गए हैं। तो ये उसी समय मतलब सूचना प्राप्त होती है, पालक को मारकर आर्यक राजा बन जाते हैं। चारुदत्त के स्थान पर शकार को फांसी की जाती है, मतलब उसको सजा दी जाती है, और इसी समय कुछ लोग शकार को पकड़कर वहां लाते हैं। शकार चारुदत्त के चरणों में गिरकर प्राण रक्षा की भीख मांगता है। चारुदत्त उसे अभयदान दे देता है। किसको? शकार को। तो ऐसे में ये 10वें अंक में घटित होता है कि जो अंतिम जो अंक है उसमें ये दृश्य है कि जो चारुदत्त की नवविवाहित पत्नी
विवाहित पत्नी थी धूता, उसका चित्त आरोहण हो जाता है तथा वसंत सेना के साथ में उसका मिलन हो जाता है। उसका मिलन संबंध बताया गया है 10वें अंक में, यानी कि चारुदत्त और वसंत सेना का मिलन हो जाता है। इस प्रकार शार्विलक इस आनंदमय अवसर पर वसंत सेना को आर्य के नाम पर वधू रूप में चारुदत्त को सौंप देता है, शार्विलक जो होता है, ठीक है, तथा उसका घूंघट खींच देता है। तो वसंत सेना इस अनुग्रह से अपने को कृतार्थ समझती है। चारुदत्त की इच्छा अनुसार भिक्षु संवाहक पृथ्वी पर सब विहारों का कुलपति बना दिया जाता है और इस प्रकार से जो है सब आनंद के साथ में रहने लग जाते हैं। उधर से चंदक को पृथ्वी का दंडपालक बना दिया जाता है। शकार को भी अधिकार अस्थायी रूप से पूर्वव्रत बना रहने दिया जाता है, मतलब कि उसको अभयदान मिल गया है, फांसी नहीं हुई है, ठीक है, चारुदत्त ने उसको भी दान दे दिया है, तो उसको भी एक पद दे दिया जाता है। इसी सानंद वातावरण में नाटक भरत वाक्य के साथ में समाप्त होता है और जो फांसी चारुदत्त को दी जाने वाली होती है वहां पर वसंत सेना के उपस्थित हो जाने से उसको वो फांसी नहीं होती है और इस प्रकार से चारुदत्त और वसंत सेना का अंतिम अंक में मिलन हो जाता है और वाक्य भरत जो नाटक है भरत वाक्य के साथ में समाप्त हो जाता है, यानी कि प्रकरण। ठीक है, अब हम इसके आगे की चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। के लिए इतना काफ़ी है। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने न सिर्फ अंतर्निहित कथा का अध्ययन किया और समझने का प्रयास किया, आप ही तो ध्यानपूर्वक सुना भी सही। तो ये आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और आप मीमांसा प्लेटफॉर्म पर बने रहें उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम मिलेंगे अपने इस नेक्स्ट इसकी कवि ने कैसे क्या क्या प्रस्तुत किया है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है दोस्तों, और प्रीवियस ईयर के जो प्रश्न हैं उनके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। तो इसी के साथ धन्यवाद।